दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साल 2019 में रिलीज हुई स्वीट हार्ट मूवी को, जिसमें हमें एक ऐसी कहानी देखने को मिलती है जहां एक लड़की अकेले एक सुनसान आइलैंड पर फंस जाती है। शुरुआत में तो उसे लगता है कि सबसे बड़ा खतरा इस आइलैंड पर अकेले जिंदा रहना है, लेकिन असली डर तब सामने आता है जब उसे पता चलता है कि इस जगह पर एक खतरनाक और खून के प्यासे क्रीचर का राज चलता है। अब वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए हर रोज मौत से लड़ती है और खुद को जिंदा रखने की कोशिश करती है, लेकिन क्या वो इस अजीब और डरावने आइलैंड से जिंदा बाहर निकल पाएगी या फिर उस क्रीचर का शिकार बन जाएगी? ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो मूवी की शुरुआत होती है एक जेन नाम की लड़की को दिखाते हुए, जो एक आइलैंड के किनारे बेहोश पड़ी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी हादसे में बहते हुए वो यहाँ पहुंची है। फिर जब उसे होश आता है तो वो अपने साथी ब्रैड को देखती है, जो उसी की तरह बहते हुए किनारे पर आया था। जेन जब भागती हुई उसके पास पहुंची तो वो देखती है कि ब्रैड के पेट में एक पत्थर धंसा हुआ है, जिसे देख जेन का दिल बैठ गया। वो ब्रैड को होश में लाने की कोशिश करने लगी। मदद मिलने की उम्मीद में जेन इधर उधर आवाजें लगाने लगी, लेकिन इस आइलैंड पर इंसानों का नामो निशान नहीं था। कोई जवाब न मिलने पर जेन ब्रैड को पानी से बाहर निकाल लाई। फिर वो ब्रैड की लाइफ जैकेट खोलती है, जिस दौरान उसे ब्रैड के पास से एक फ्लेयर गन मिलती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। इसलिए वो ब्रैड के पेट में घुसे उस पत्थर को बाहर निकालती है, जिसके दर्द से ब्रैड को भी होश आ जाता है। घाव से बह रहे खून को रोकने के लिए जेन एक कपड़े को जख्म पर बांध देती है। तभी ब्रैड कांपती हुई आवाज में जेन से कहता है कि क्या तुमने उसे देखा? लेकिन जेन समझ नहीं पाती कि ब्रैड किस बारे में पूछ रहा है। अब ब्रैड की हालत देख जेन उसके खाने के लिए कुछ ढूंढने लगती है, जहां आइलैंड पर उसे नारियल के सिवा कुछ नहीं मिलता। वो उसी नारियल को पत्थर की मदद से फोड़कर ब्रैड के लिए ले जाती है, लेकिन उसके आने से पहले ही ब्रैड ने दम तोड़ दिया था। इसे देख जेन फूट फूट कर रोने लगी, जिसके बाद वो किसी तरह खुद को संभालकर आइलैंड के किनारे से होते हुए आगे बढ़ने लगी। लेकिन घूमते हुए जेन उसी जगह आ पहुंचती है जहां से उसने शुरुआत की थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस आइलैंड से बाहर कैसे निकले। अब जेन निराश होकर जंगल में जाने लगी, जहां कुछ आगे जाने पर उसे वहां एक बैग दिखाई दिया। उस बैग का मालिक आसपास होगा, यह समझकर जेन फिर से मदद के लिए आवाजें देने लगी, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता। जेन जाकर जब उस बैग को नजदीक से देखती है तो उसे समझ आता है कि यह बैग काफी पुराना है, जिसके अंदर उसे कुछ दवाइयां मिली। साथ में वहां एक कूलर बॉक्स पड़ा हुआ था, जिसमें कई सारी कोल्ड ड्रिंक्स वैसे की वैसे पड़ी हुई थी। जेन को वहां टूटा हुआ कैंप, साथ में कुछ खिलौने और माचिस का बॉक्स भी मिलता है। इन सब चीजों को देखकर साफ बताया जा सकता था कि उन लोगों के साथ कुछ बुरा हुआ था। तभी जेन को किसी तरह की अजीब आवाज सुनाई देती है। वहां पहुंचने पर जेन को एक खोखला पेड़ नजर आया। जब जेन ने उसके अंदर झांकने की कोशिश की तो अचानक एक चिड़िया उड़ते हुए बाहर निकलती है, जिसे देख जेन को थोड़ी राहत मिली। जिसके बाद वो जाकर ब्रैड की लाश को पेड़ के पतों से ढकती है, लेकिन जेन अभी भी उलझन में थी कि यहाँ से बाहर कैसे निकले। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहां जोरों से बारिश हो रही थी। तभी हम जेन को देखते हैं, जिसने बारिश से बचने के लिए खुद को उस कैंप से ढका हुआ था और बारिश का पानी जमा करने के लिए कुछ चीजों को बाहर रख दिया, ताकि प्यास लगने पर पानी की कोई कमी ना हो। अब इसी तरह यह रात निकल जाती है और सुबह होने के बाद जब जेन आइलैंड के किनारे जाती है तो वहां का नजारा देख उसे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि वहां किनारे पर कई सारी मछलियां मरी पड़ी थीं, जिन्हें जेन इकट्ठा करने लगती है और उन मछलियों को काटकर कूलर बॉक्स में रख देती है, ताकि वक्त आने पर उन्हें पकाकर खा सके। उसी दौरान हम एक मरी हुई शार्क को देखते हैं, जिसके ऊपर बड़े खतरनाक घाव थे। उन घावों को देखकर साफ पता चल रहा था कि इसके पीछे बहुत बड़े क्रीचर का हाथ है। अब जेन उस बैग को तलाशने लगती है जो उसे कल मिली थी, जिसमें जेन को एक किताब मिलती है, लेकिन उस किताब के सारे पन्ने भीगे हुए थे और पन्नों पर लिखी सारी बातें मिट चुकी थीं। अब घूमते हुए जेन को एक जगह पत्थरों का ढेर और लकड़ियों से बना क्रॉस का साइन दिखता है, जो दिखने में कब्र लग रही थी। इसे देख जेन सोचती है कि उसे भी अपने दोस्त ब्रैड को इसी तरह सम्मानपूर्वक दफनाना चाहिए। इसलिए जेन रेत में गड्ढा खोदकर ब्रैड को उसमें गाड़ देती है और एक लकड़ी पर उसका नाम लिखकर कब्र के ऊपर लगा देती है। इसके बाद जेन उस गीले कैंप को सुखाने के लिए डालती है, जिस दौरान हम देखते हैं कि उस कैंप पर वही निशान है जिसे हमने शार्क के ऊपर देखा था। फिर हम जेन को देखते हैं, जो अपनी भूख मिटाने के लिए आग में मछलियां पकाकर खाती है। इसके बाद हमें सुबह का वक्त दिखाया जाता है, जहां जेन आइलैंड पर घूमते हुए उसी जगह पहुंचती है जहां उसने ब्रैड को दफनाया था। लेकिन जब वो वहां का नजारा देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं,
क्योंकि ब्रैड की लाश कब्र से गायब थी और वहां सिर्फ मांस के टुकड़े पड़े हुए थे, जिससे जेन को यकीन हो जाता है कि इस आइलैंड पर वो अकेली नहीं है। उसके साथ आइलैंड पर और भी कोई मौजूद है जो बहुत खतरनाक है। इसके बाद जेन एक लकड़ी को घिसकर उसका भाला बनाती है ताकि ऐसे मुसीबत के वक्त खुद की रक्षा कर सके। जिसके बाद जेन अपना सामान लेकर किनारे आती है ताकि आसपास हो रही चीजों पर उसकी नजर बनी रहे। पर वहीं बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है, लेकिन जल्द ही किसी अजीब आवाज से उसकी आंखें खुल जाती हैं। जेन को अपने आसपास कुछ महसूस होता है, लेकिन जेन इसे अपना एक वहम समझकर इग्नोर करती है और वापस सो जाती है। जिसके बाद हम सुबह का वक्त देखते हैं, जहां जेन को पानी में कोई चीज तैरती हुई दिखाई देती है। कोई काम की चीज निकल जाए इस उम्मीद में जेन तैरती हुई वहां जाती है, लेकिन जाते वक्त जेन को पानी के तल में एक रहस्यमयी गड्ढा दिखाई पड़ता है जो बहुत डरावना था। जेन उस गड्ढे तक जाने की हिम्मत नहीं कर पाती और तैरती हुई उन चीजों को लेकर किनारे वापस आती है, जहां उसे एक सूटकेस मिला था जिसमें कई सारे कपड़े मौजूद थे। उन्हें पहनकर जेन आग के सामने बैठ जाती है, लेकिन तभी अचानक उसे प्लेन की आवाजें सुनाई देती है। इसे सुनते ही जेन हाथ हिलाते हुए आवाजें लगाने लगती है। सिग्नल देने के लिए वो फ्लेयर गन को भी चलाती है, लेकिन बदकिस्मती से वो प्लेन जेन को नहीं देख पाता और वहां से चला जाता है। लेकिन जब वो फ्लेयर समुंदर में गिरती है तो उस रोशनी में जेन को कोई अजीब फिगर दिखाई देती है जो बिल्कुल किसी क्रीचर की लग रही थी। उसे देख जेन डर कर अपना भाला उठाती है और भागते हुए जंगल में जाकर छुपती है। फिर थोड़ी देर बाद वो क्रीचर जेन को ढूंढते हुए वहां पहुंचता है, लेकिन जेन बिना आवाज किए पूरी रात छुपी रहती है। अब कुछ न दिखने पर वो क्रीचर भी वापस समुंदर में चला जाता है। लेकिन अगली सुबह जेन देखती है कि उस क्रीचर ने उसके सारे सामान को तोड़ डाला था। फिर जेन बैठकर उन लोगों की तस्वीरें देखने लगती है जो उसे बैग से मिली, जहां उसे एक तस्वीर में उस क्रीचर की आंखें दिखाई देती हैं। इसे देख जेन और भी डर जाती है और यहां से भागने की तैयारी करने लगती है, जहां वो सूटकेस बैग में अपनी लाइफ जैकेट को लगाकर पानी ले जाती है और उसके सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करती है। लेकिन वो सूटकेस पर खुद को बैलेंस नहीं कर पाती और निराश होकर वापस किनारे पर आती है। लेकिन उसे रात होने से पहले किसी भी तरह छुपना था। कोई अच्छी जगह ना मिलने पर वो उस खोखले पेड़ के अंदर छुपने का फैसला करती है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहां जेन उस पेड़ के अंदर शांति से सोई हुई थी। लेकिन उस क्रीचर को एहसास हो जाता है कि वो पेड़ के अंदर छुपी है, इसलिए वो उस पेड़ को खरोचने और हिलाने लगता है। लेकिन जेन अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकालती, जिससे वो क्रीचर वापस समुंदर में चला जाता है। इसके बाद जेन सुबह होने पर बाहर निकलती है, जहां हम उस पेड़ की हालत देखते हैं जो लगभग टूट ही गया था। जिसके बाद जेन जाकर समुंदर से मछलियां पकड़ लाती है, लेकिन वो एक बड़ी मछली को रस्सी से लटका देती है और खुद एक गड्ढे में छुपकर खुद को पत्तों से ढक देती है। दरअसल वो देखना चाहती थी कि वो क्रीचर मछली खाकर वापस जाता है कि नहीं, इसलिए वो छुपकर नजर रखने लगती है। पर बैठे बैठे ही उसकी आंख लग जाती है। लेकिन जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो मछली गायब थी, यानी वो क्रीचर मछली खाकर वापस चला गया था। अब सुबह होते ही जेन लकड़ी को काटकर भाला बनाने लगती है, क्योंकि आज भी वो मछली को मारकर क्रीचर को खिलाने वाली थी। पर तभी जेन देखती है कि बहते हुए कोई चीज किनारे पर आई है। वहां पास जाने पर उसे पता चलता है कि वो किसी आदमी की लाश है, जिस पर उस क्रीचर के गहरे नाखूनों के निशान थे और उसके पैर भी पूरी तरह से गायब थे। इसके बाद जेन उस लाश को रस्सी पर लटका देती है ताकि आज भी वो क्रीचर इस लाश को खाकर वापस चला जाए। और ऐसा ही होता है। रात को वो क्रीचर समुंदर से बाहर निकलकर उस लाश को खाने लगता है, जिसे जेन भी गड्ढे में छुपकर देख रही थी। लेकिन तभी अचानक जेन को प्लेन की आवाज सुनाई देती है, पर वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वो क्रीचर भी उसी के आसपास घूम रहा था। इसलिए वो वहीं चुपचाप बैठ जाती है और वो प्लेन यहां से चला जाता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां जेन रस्सियों की मदद से एक झूला बनाती है और उसे ऊंचाई पर लगा देती है ताकि वो क्रीचर उस तक ना पहुंच पाए। जिसके बाद रात में जब जेन झूले में लेटकर सो रही थी तो उसे झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस होती है, इसलिए जेन इधर उधर अपनी नजर दौड़ाने लगती है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। पर तभी अचानक वो क्रीचर झाड़ियों के बीच से उस झूले की रस्सी खींचने लगता है। जेन खुद को संभालते हुए बचने की कोशिश करती है, पर आखिर में वो झूला टूट जाता है और जेन नीचे गिर जाती है। जेन किसी तरह बचकर वहां से भागने लगती है, जहां वो क्रीचर पानी से होते हुए उसका पीछा करता है और तेजी से तैरते हुए उसके सामने आ जाता है। लेकिन जेन अपने डर पर काबू करते हुए उस भाले को क्रीचर के पेट में मार देती है,
जिस पर वो क्रीचर उसे उठाकर दूर फेंक देता है और वापस समुंदर के अंदर चला जाता है। यही अच्छा मौका देखकर जेन भागते हुए एक पेड़ पर चढ़ जाती है और बारिश में भीगते हुए पूरी रात उसी पेड़ पर निकालती है। इसके बाद सुबह होने पर जेन देखती है कि उस क्रीचर के साथ हाथापाई में उसे गहरी चोट आई थी, जिसके बाद जेन पानी में जाकर उस घाव को साफ करती है। अब वो किनारे बैठी ही थी कि तभी उसकी नजर पानी में एक लाइफ राफ्ट पर गई। बिना वक्त गवाए जेन पानी में कूद गई और तैरते हुए उस राफ्ट तक जाने लगी, जहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि राफ्ट में और कोई नहीं बल्कि उसके बिछड़े हुए दोस्त मिया और लुकास थे। जेन जल्दी से उन्हें लेकर किनारे आती है, जहां एक दूसरे को सही सलामत देख वो लोग बहुत खुश होते हैं। इसके बाद जेन उन दोनों को मछलियां और कोल्ड ड्रिंक्स देती है और कहती है कि मैं यहाँ पिछले 5 दिनों से फंसी हुई हूँ, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। लेकिन वो दोनों नहीं मानते। उनका कहना था कि हम 5 दिनों से समुद्र में भटक रहे हैं, इसलिए हमें आराम की सख्त जरूरत है। फिर जेन उन्हें उस क्रीचर के बारे में भी बताती है और कहती है कि वो क्रीचर रात को आकर हमें कभी भी मार सकता है, इसलिए हमें राफ्ट लेकर यहाँ से तुरंत निकलना होगा। पर लूकास और मिया जेन का यह एक भ्रम बताते हैं। जेन उन्हें विश्वास दिलाने के लिए वो फोटो भी दिखाती है जिसमें उस क्रीचर की आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। लेकिन इन सब के बावजूद वो दोनों उसकी बात नहीं मानते। अब जेन उन्हें सोचने का समय देकर मछलियां पकड़ने के लिए जाती है, जहां वो जाने से पहले लूकास से उसका चाकू ले लेती है ताकि मछलियां साफ करने में आसानी हो। लेकिन जब वो मछलियां साफ करने लगती है तो उसकी नजर उस चाकू पर जाती है जिस पर पहले से खून लगा हुआ है। ये देख जेन को कुछ अजीब लगता है, जिसके बाद जेन जाकर उन दोनों से पूछती है कि यहाँ से निकलने के बारे में इन लोगों ने क्या सोचा। लेकिन वो दोनों एक ही बात पर अड़े हुए थे। वो दोनों यहाँ जाने के लिए साफ मना कर देते हैं, लेकिन जेन जानती थी कि अगर वो ज्यादा दिन यहाँ रही तो उसकी मौत निश्चित है, इसलिए वो अकेले ही यहाँ से भागने का फैसला करती है। जब वो दोनों बातचीत करने में व्यस्त थे तब जेन चुपके से अपना सामान राफ्ट में डालकर राफ्ट को धकेलते हुए पानी में ले जाने लगती है। लेकिन तभी लूकास और मिया उसे देख लेते हैं और भागते हुए जेन को वक्त पर पकड़ लेते हैं। खुद को छुड़ाने के लिए जेन मिया के मुंह पर लात मार देती है, लेकिन वो लूकास से मुकाबला नहीं कर पाती। इसी बीच मिया उस पर चप्पू से हमला कर उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद जब जेन को होश आता है तो वो खुद को पेड़ से बंधी हुई पाती है, जिस पर वो माया और लूकास से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी रस्सी खोल दें। लेकिन वो दोनों उसकी कोई बात नहीं सुनते। माया तो साफ मना करते हुए वहां से चली जाती है, पर लूकास उल्टा जेन से लड़ने लगता है और उन दोनों के पास्ट रिलेशनशिप को लेकर जेन की गलतियां निकालने लगता है। जेन उसे समझाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन लूकास उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हम मिया को देखते हैं, जो किनारे जाकर टहल रही थी। लेकिन तभी उसकी चिल्लाहट इन दोनों के कानों पर पड़ती है, जिसे सुनते ही लूकास जलती हुई लकड़ी लेकर वहां पहुंचता है जहां उस क्रीचर ने माया को जकड़ लिया था। लूकास उस जलती हुई लकड़ी से उस क्रीचर पर हमला करता है, पर वो क्रीचर उसे उठाकर दूर फेंक देता है और मिया को खींचते हुए समुद्र में ले जाता है। जब तक जेन खुद को छुड़ाकर वहां पहुंच पाती, उससे पहले ही मिया ने दम तोड़ दिया था। उसकी मौत देख लूकास के होश उड़ गए थे। फिर सुबह होने के बाद हम लूकास को देखते हैं, जो पूरी रात पेड़ पर चढ़ा हुआ था। जेन के कहने पर भी वो नीचे नहीं आता। उसकी आंखों में साफ साफ डर दिखाई दे रहा था, जिस पर जेन उसे समझाती है कि वो क्रीचर सिर्फ रात को शिकार करता है, वो दिन में बाहर नहीं आता, इसलिए दिन में हमें उससे कोई खतरा नहीं है। जिसके बाद लूकास हिम्मत करके नीचे आता है। फिर जेन उसे कहती है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, जिस पर लूकास भी मान जाता है। जिसके बाद ये लोग मछलियां और नारियल अपने साथ रख लेते हैं और साथ ही काम की चीजें भी पैक करते हैं, क्योंकि आगे जाकर उन्हें इन चीजों की जरूरत पड़ सकती थी। जिसके बाद ये लोग सारा सामान राफ्ट में डालकर उसे धकेलते हुए पानी में ले जाते हैं। फिर ये दोनों राफ्ट में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं, जिस दौरान उसे राफ्ट के अंदर खून के कुछ धब्बे दिखाई पड़ते हैं और इसी तरह खून के निशान उसके चाकू पर भी थे। ये देख जेन को समझ आ जाता है कि इन 5 दिनों में दोनों ने मिलकर उनके एक साथी को खा लिया, और वो साथी कोई और नहीं बल्कि वही इंसान था जो जेन को कटे हुए पैरों के साथ मिला था। अब लूकास राफ्ट को चप्पू के मदद से आगे ले जाने लगता है, लेकिन तभी उसे पानी में वो क्रीचर दिखाई पड़ता है, जिसे देख लूकास की सांसें थम जाती हैं। वो क्रीचर भी इन्हें देख लेता है और इन पर अटैक करने लगता है। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए राफ्ट चारों तरफ से बंद कर देते हैं, लेकिन वो क्रीचर इनका पीछा नहीं छोड़ता।
वो राफ्ट के नीचे से अटैक करने लगता है, जहां देखते ही देखते वो राफ्ट में छेद कर देता है और अपना सिर अंदर डालकर इन लोगों को डराने लगता है। लेकिन ये दोनों हिम्मत करके उसका मुकाबला करते हैं, जहां लूकस सीधा उस क्रीचर के मुंह में फ्लेयर जलाता है, जिससे वो क्रीचर वापस पानी में चला जाता है। इन लोगों को लगता है कि आखिरकार ये बला टल गई, लेकिन तभी अचानक वो क्रीचर जेन को नीचे खींच लेता है और पानी से होते हुए अपनी गुफा यानी उस छेद में ले जाने लगता है। पर तभी जेन को लूकस का वो चाकू याद आता है, जिसे वो उस क्रीचर के अंदर कई बार घोंप देती है। दर्द के मारे वो क्रीचर जेन को छोड़ देता है, लेकिन तभी हम लूकस को देखते हैं, जो जेन को बचाने के लिए पानी में कूद चुका था। इसी बात का फायदा उठाकर वो क्रीचर लूकस पर हमला कर उसे अपने छेद में ले जाता है। वहीं जेन अपनी जान बचाकर आइलैंड पर वापस लौट आती है, लेकिन उसकी आंखों में लूकस को खोने का गम साफ दिखाई दे रहा था। इसलिए वो उस क्रीचर से बदला लेने का फैसला करती है, जहां वो पहले एक लेटर लिखती है, क्योंकि अब जेन की जान पर सीधा खतरा मंडरा रहा था। यानी अगर उसकी मौत के बाद कोई यहां तक पहुंचे तो उसे इस जगह के खौफनाक सच के बारे में पता चल सके, जिसके बाद जेने लकड़ियों की मदद से कई सारे हथियार बनाती है, ताकि वक्त आने पर वो इनका इस्तेमाल कर सके। लेकिन उसे और भी शार्प हथियार की जरूरत थी, इसलिए वो जंगल में जाकर उस कब्र को खोदती है जो उसे कुछ दिनों पहले दिखी थी। वो कब्र के अंदर से कंकाल को निकालकर उसकी हड्डियों से हथियार बनाती है, जो उन लकड़ियों के हथियारों से भी नुकीले थे। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहां रात होते ही वो क्रिएचर समुद्र से बाहर निकलता है और अपना शिकार ढूंढने लगता है, जहां वो आगे बढ़ते हुए जेन के एक ट्रैप में फंस जाता है। दरअसल जेन ने वहां चारों ओर सूखी घास बिछाई हुई थी, जिसके अंदर वो आग लगा देती है। अपने चारों तरफ आग की लपटें देख वो क्रीचर झटपटाने लगता है। यही अच्छा मौका देख जेन भाले से उस पर हमला कर देती है। पहला वार करने के बाद जेन फिर से छुप जाती है और अपने नए हथियार के साथ फिर एक बार उस पर हमला करती है, लेकिन वो क्रीचर जल्द ही उसे नीचे गिरा देता है। पर जेन आज हार मानने वाली नहीं थी। वो फिर उठ खड़ी होती है और अपनी जान की परवाह किए बिना उस पर लगातार वार करती है, जिससे वो क्रीचर बहुत जख्मी हो जाता है। पर एक ऐसा वक्त आता है जहां वो क्रीचर उसे पकड़ लेता है, लेकिन खुशकिस्मती से जेन के पास वो आखिरी हड्डी मौजूद थी, जिसे वो उस क्रीचर की छाती में घोंप घोंप कर उसे लहूलुहान कर देती है। दर्द में कराहते हुए वो क्रीचर उसे छोड़ देता है। जेन खुद को संभालते हुए तुरंत वहां से दूर भागती है, लेकिन उस क्रीचर की सांसें अभी भी चल रही थीं। वो घूरते हुए जेन की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन जेन ने भाला उठाया और तब तक वार करती रही जब तक वो पूरी तरह से मारा नहीं गया। जिसके बाद जेन उसका सिर काटकर वहां से जाने लगी, जहां हम उसके पीछे आइलैंड को जलते हुए देखते हैं, जिसका मतलब था कि उस आग को देखकर कोई न कोई उसकी मदद करने वहां आएगा। और इसी हॉरर सीन के साथ मूवी यहीं पर खत्म होती है।